हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में दो स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जिसको कि हम लोग इम्पल्स फंक्शन कहते हैं और पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं इम्पल्स फंक्शन। ये इम्पल्स फंक्शन क्या होता है? First one is impulse function। ये impulse function क्या होता है? सबसे पहले तो impulse क्या होता है इसको समझिए। इसको हिंदी में हम लोग आवेग कहते हैं। तो आवेग का मतलब क्या होता है, impulse का मतलब क्या होता है? सपोज दैट कि आप कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर वेरी शॉर्ट मोमेंट के लिए आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्स और उस टाइम का जो प्रोडक्ट होगा, मींस जितने टाइम इंटरवल तक आपने फोर्स अप्लाई किया और जितना फोर्स अप्लाई किया, अगर इसके प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं तो इसको ही हम लोग इंपल्स कहते हैं, ठीक है। तो जब मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे होते हैं फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन वगैरह, तो उसमें इंपल्स के जगह पर हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम। तो इफ टी इज वेरी स्मॉल, एफ इज वेरी हाई, देन इट इज ए लिमिटिंग फंक्शन। तो उसी इंपल्स फंक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे, तो उसी को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो द इंपल्स फंक्शन इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डेल्टा से डिफाइन करते हैं। डेल्टा फंक्शन का मतलब आप जानते ही है, t माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई इप्साइलन। यहाँ पे इप्साइलन जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी, मतलब कि इप्साइलन की वैल्यू है कुछ 1 अपान इप्साइलन की वैल्यू है, वह इस प्रकार से है कि इसका एरिया यूनिट होगा। जैसे डेल्टा फंक्शन अभी मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये क्या डिफाइंड है, यह कहाँ से कहाँ डिफाइंड है कि a लेस देन t लेस देन a प्लस इप्साइलन। तो दिस इप्साइलन इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस इप्साइलन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना। तो मतलब कि वेरी शॉर्ट मोमेंट, t की वैल्यू कितना इंटरवल तक लगाया आपने, a से a प्लस इप्साइलन, बहुत ही स्मॉल मोमेंट के लिए। और या यही हो जाएगा जीरो अदरवाइज, मतलब कि अगर आप इस t की वैल्यू को a से छोटा लेते हैं तो भी जीरो होगा, t की वैल्यू a प्लस इप्सिलॉन से बड़ा लेते हैं तब भी जीरो रहता है ना। तो क्या बताया गया इसमें कि यदि हमारे पास एक फंक्शन मैं इस तरह से डिफाइन करूं, ग्राफ वाइज हम इसको दिखाने जा रहे हैं, तो इधर की तरफ हम लोग t को दिखा रहे हैं और इस y एक्सिस पर हम लोग डेल्टा को दिखा रहे हैं, t माइनस वन को ऐसे दिखा रहे हैं, है ना, डेल्टा t माइनस वन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा t माइनस वन को मैंने दिखाया यहाँ पर। तो इसको क्या कहोगे कि जब t की वैल्यू a था, ध्यान से देखिए, जब t की वैल्यू a था तो उस समय यह वैल्यू है, और जब t की वैल्यू a प्लस इप्साइलन हो गया तो यहां पर आकर फिनिश हो गया, ठीक है। तो यह कितना वैल्यू है, दिस इज 1 अपॉन इप्साइलन, ये वाली वैल्यू है a से लेकर a प्लस इप्साइलन के बीच में, ये वाला कर्व है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप इन फिगर बिकम्स इनफाइनाइट एज ई टेंड इप्सिलॉन टेंड जीरो। तो ये क्या कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स डेल्टा टी माइनस ए, ये टी माइनस ए हो जाएगा, टी माइनस ए विल बी इनफाइनाइट व्हेन ई टेंडिंग टू जीरो। जैसे इप्सिलॉन की वैल्यू जीरो की तरफ ले जाएंगे तो यह वैल्यू क्या हो, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से बढ़ेगी कि यह क्या होता है, यह यूनिट एरिया होता है। देखो ध्यान देना, ये यूनिट एरिया होता है, इसको यूनिट इंपल्स फंक्शन भी कहते हैं। तो ये एरिया हमेशा यूनिट होगा। तो अब समझिए कि जब एरिया क्या होता है, विथ इनटू हाइट होता है। तो अगर विथ को हम जीरो की तरफ ले जाएंगे तो डेफिनेटली हाइट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जो एरिया देख रहे हो दैट विल बी यूनिट, दिस एरिया इज यूनिट, ये यूनिट होगा एरिया हमेशा।
तो इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया। इसी को डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं कि अगर आप t इक्वल टू ए पर फंक्शन को डिफाइन किए हैं तो t इक्वल टू ए पर क्या होता है कि डेल्टा फंक्शन में ऐसे कहा जाता है कि t इक्वल टू ए पर डिफाइन कर रहे हैं तो यह इस तरह से एक कर्व बनता है और कहा जाता है कि इस प्रकार से है कि इसका एरिया हमेशा क्या होगा, यूनिट होगा। तो डेफिनेटली जब t इक्वल टू ए पर बात करोगे तो विथ जीरो होगा तो यह हाइट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, स्पाइक्स मिलती है। तो इसी को हम लोग डेल्टा फंक्शन। अब इसमें कुछ अब इसी को अगर हम लिखें, जो ये मैं बात बता रहा हूं कि यूनिट एरिया का, तो इसको कैसे लिख सकते हो कि जीरो टू इनफाइनाइट, समझिए जरा, जीरो टू इनफाइनाइट डेल्टा टी माइनस ए है आपके पास, डेल्टा टी माइनस ए, यही ना, और यहां पर डी टी। तो समझिए जरा क्या है, डेल्टा टी माइनस ए तो आपका ये हाइट हो गया, और dt क्या है, dt स्मॉल इंटरवल ऑफ विथ हो गया है ना। तो विथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए, मतलब पूरा t की वैल्यू के लिए, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसको ध्यान रखना है। इसी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी माइनस ए इंटू डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज हाइट, दिस इज विथ, तो हाइट इंटू विथ इज व्हाट, एरिया। तो टोटल एरिया इस फंक्शन का, इंपल्स फंक्शन का एरिया हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी ऑलवेज 1। तो ये प्रॉपर्टी की डेल्टा टी माइनस ए डी टी दैट इज इक्वल टू 1। अब हमें समझना है कि अब यूनिट स्टेप फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी है, इंपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को समझिए। तो मान लिया जाए कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टी यह है कि यदि आप एक फंक्शन है आपके पास, जीरो से इन्फिनिटी लिया, आपके पास एक फंक्शन है एफ टी, है ना, और इसको डेल्टा टी माइनस ए, डेल्टा फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा टी माइनस ए डी टी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इतने का इंटीग्रेशन करते तो ये हमेशा 1 आता। तो अगर ये आप इच्छा रखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो आपको सोचना कुछ भी नहीं है। इसको आप क्या कर दो कि जो t का फंक्शन था, ये इसको जीरो कर दीजिए। मतलब देखो t माइनस ए को, जो डेल्टा फंक्शन है उसको जीरो करेंगे तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, a। यही वैल्यू t इक्वल टू ए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल एक हम इसी समझा देते हैं आपको कि एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया जाए। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आया न्यूमेरिकल जीरो से इन्फिनिटी, और कह दिया कि e के पावर माइनस 5t, 5 है ये, 5t, और डेल्टा t माइनस 2 dt, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हियर एफ टी क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ t क्या है, e के पावर माइनस 5t, है ना। तो दिस इंप्लाई दैट जीरो टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस 5 इंटू टी डेल्टा t माइनस 2 dt, और इसको अगर इस प्रॉपर्टी से देखा जाए तो मेरा फंक्शन क्या है, e के पावर माइनस 5, और t की जगह पर क्या रख दें, इंटू 2, तो ये हो गया e की पावर माइनस ऑफ 10। दिस इज योर आंसर। तो ये प्रॉपर्टी 1 के बेसिस पर मैंने इसको सॉल्व किया। ये चीज क्लियर हो गया, है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जरा उसको भी देखा जाए। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वह है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि यदि, अभी तो आपने इस तरह से किया, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि आपके पास डेरिवेटिव हो जाए, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपने ले लिया, है ना, और कोई फंक्शन है आपके पास, और आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की डेरिवेटिव है dt, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेटिव लिए हो, इस स्टेप फंक्शन की डेरिवेटिव फॉर्म में दिया गया और आपको ये निकालने के लिए दिया गया, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, तो माइनस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, माइनस एफ, जो ये फंक्शन आपने लिया था उसको डेरिवेट कर लीजिए, और डेरिवेट करने के बाद t के जगह पर क्या रख दीजिए, t माइनस ए कर दीजिए, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो मीन्स t इक्वल टू ए, तो ए रख दीजिए। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया गया, कैसे इसको मतलब बताया गया है इसको, तो ये फार्मूला है। अब इसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टीज थी जिसको कि आपको जानना चाहिए था। और यूनिट इम्पल्स फंक्शन की हमने क्या होता है डेफिनेशन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब चीज आपको बताया गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं पीरियाडिक फंक्शन की। नेक्स्ट है पीरियाडिक फंक्शन, और इसी के साथ ही जो है हमारा डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट जो है फिनिश हो जाएगी। तो डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट फिनिश हो जाएगा, देन हम लोग इसकी इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स में भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इसी का रिवर्स होगा, क्योंकि यदि हम एक सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म हुए सिग्नल को भी ओरिजिनल सिग्नल, जैसे हम लोग मोबाइल से यहाँ बात कर रहे हैं, तो मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, मैं आवाज, मेरी साउंड वेव निकल रही है, साउंड निकल रहा है, उस साउंड को मतलब ट्रांसमिट किया जा रहा है एज ए सिग्नल, फिर सिग्नल किसी मोबाइल रिसीवर के पास पहुंचा जो सेकंड अदर हैंड पर है, तो अदर इंड पर है, तो अदर इंड वाला भी तो वेव नहीं ना सुनेगा, वो उसको तुरंत साउंड में मिलता है आवाज हमारी। तो मतलब पहले यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया, देन दोबारा रीट्रांसफॉर्म किया पहले वाले में, तो ऐसे ही तो वो सब चीजों को भी हम लोग को स्टडी करना है। तो यहाँ पे इनवर्स भी आना चाहिए और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और उसका हम रीट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो पीरियाडिक फंक्शन क्या है कि इफ एफ टी इज अ पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब समझते हैं आप, जैसे साइन है, कोसाइन फंक्शन है, पीरियाडिक फंक्शन है। फंक्शन विथ पीरियड टी, विथ पीरियड टी, देन अगर ऐसा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस periodic function ft, Laplace transformation of this periodic function ft will be given by 0 to t e के पावर माइनस st, e के पावर माइनस st ft dt अपान 1 माइनस e के पावर माइनस ऑफ s इंटू टी। ये ध्यान रखना है, यही हमारा इंटीग्रल का तरीका है और इसी से हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। तो बहुत ही इत्मीनान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं पीरियाडिक फंक्शन को भी सॉल्व करने के लिए। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, कि आपको उदाहरण के तौर पर मैं एक टर्म में आपको समझा देता हूं और उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं और उसी एग्जाम्पल से अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कहेंगे कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेव फॉर्म और वेव फॉर्म क्या है, एफ टी, फंक्शन ऑफ टी जो दिया गया है, दिस इज 2t/3 और 0 लेस देन t लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए डिफाइंड है। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि एक पीरियाडिक फंक्शन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यह एक पीरियाडिक फंक्शन दिया गया कि इतने इंटरवल में ये हमारा ये फंक्शन बनता है, तो वेव फॉर्म है तो पीरियाडिक होगा ही। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है, तो क्या करना है कि दिस इम्प्लाई दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एफ टी, तो क्या हो जाएगा, पीरियड कितना बताया गया 3 का, 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में है, मीन्स पीरियड इज 3 टी। तो हियर टी इज इक्वल टू मैं 3 मान लिया, तो पहला क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ यस और इंटू 3 हो गया। दूसरा क्या है कि लिमिट फ्रॉम 0 टू टी, तो 0 टू 3, देखिए इसके पहले में 0 से टी, तो जो पीरियड है उसी को हम लोग लिखेंगे 0 से 3, ई के पावर माइनस ऑफ एस टी, ई की पावर माइनस ऑफ एस टी, और इसके बाद एफ टी क्या है 2t/3 और डी टी। तो इस इंटीग्रल को आपको सिंपल सॉल्व करना है, 1 अपान 1 माइनस ई के पावर माइनस 3 इंटू यस, है कि नहीं। और इस इंटीग्रल को आपको अब सॉल्व करना है 0 से 3,
2/3 को आप बाहर निकाल सकते हो e की पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। तो फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा ना इंटू इसमें, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2/3 1 माइनस ई के पावर माइनस 3 इंटू यस, ये हो गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो टी ई के पावर माइनस एस टी अपान एस। देखो क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब इंटू टी है, प्लस नहीं है, टी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी एस माइनस एस, इसके बाद माइनस 1, इंटीग्रेशन भी करना है, डिफ्रेंसिएशन भी करना है यहाँ पर सेकेंड वाला, तो ई के पावर माइनस ऑफ एस टी हो जाएगा और अपान यस स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, 0 से लेकर के 3 तक, तो जहां जहां टी है वहां पर 3 रख लीजिए। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमने लॉजिक लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है और इसको आप कूल माइंड से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब t की वैल्यू 3 करते हैं तो 3e के पावर माइनस 3s अपान माइनस ऑफ s माइनस e के पावर क्या हो जाएगा माइनस 3s अपान एस स्क्वायर, यह एक पार्ट हो गया, माइनस t की वैल्यू 0 कर देंगे तो पहला पार्ट 0 माइनस e की पावर माइनस 0 अपान एस स्क्वायर, यही आएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2e के पावर माइनस ऑफ 3s अपान माइनस ऑफ s 1 माइनस e के पावर माइनस ऑफ 3s, है ना, और प्लस 2 अपान 3s स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से एक यूनिट मतलब सॉरी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैंने इस पर एक पीरियोडिक फंक्शन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाया और उसको भी सॉल्व किया, उसको दिखाया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो भी अभी तक किया उसको आपको दिखाया। आपको अब पीरियोडिक फंक्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज में क्या देखा, डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने पहले डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बाद उसका फर्स्ट प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म कैसा होगा, देन हमने कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाया आपको। इसके बाद से हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है यह बताया, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फंक्शन को t से डिवाइड कर देते हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देन यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। इतनी सब बातों को मैंने यहाँ पर डिटेल में सब डिस्कस किया हुआ है अपने अभी तक के लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग को डिस्कस करना है मेनली जो क्या कह सकते हैं उसको, हम लोग को मेनली डिस्कस करना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो जितनी भी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया तो इन सभी का हम लोग इन्वर्स भी निकालेंगे और इन्वर्स को डायरेक्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। इन्वर्स को हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला से और उसको एक या दो क्लास में ही इसको पूरी हम इसको समराइज कर देंगे, है ना। तो पूरा समराइज करने के बाद हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग मेन उसको भी देखेंगे। तो 2 से 3 लेक्चर्स में आई विल कंप्लीट होल थिंग्स, ओके। तो मोर देन नो मोर देन 3 मीन्स एटलीस्ट 3 क्लास में मैं सब खत्म कर दूंगा इसको, 3 वीडियो लेक्चर्स में मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।